नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग सीरीज शुरू करने वाले हैं और यह सीरीज है राजस्थान के राजवंशों से संबंधित। अपने आप में एक यूनिक सीरीज है राजपूत काल। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं राजपूत काल, जो 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक का टाइम पीरियड है, उसको राजपूत काल के नाम से जाना गया है। हिस्ट्री के इस पार्ट को इसी तरीके से विभाजित किया गया है कि ये टाइम पीरियड क्या है, आपका राजपूत पीरियड है, यानी कि राजपूत काल है। अलग अलग राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। आज जिस सीरीज़ को मैं शुरू करने जा रही हूँ, अगर कुछ लोग जानते हैं तो इस लोगों को देख के ही समझ गए होंगे कि आज की हमारी सीरीज़ जो है, यानी अभी इन दिनों जो वीडियो बनेंगे वो बनेंगे मेवाड़ राजवंश पर, मेवाड़ के राजवंश पर। आज की डेट में आप साउथ राजस्थान का जो एरिया है उसको देख सकते हैं, जिसमें स्पेशली उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये वाले एरिया इंक्लूड हो रहे हैं। ये पूरा ही मेवाड़ का पार्ट है, इससे ज़्यादा ही है, लेकिन अभी हम इस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको सारी जानकारी देंगे कि कौन सा एरिया कहाँ तक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सी सीरीज़, गुहिल वंश की सीरीज़, यानी कि मेवाड़ वंश जो है वो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा परिचय ले लीजिए। राजपूत, सच कहूँ तो भक्ति और शक्ति का संगम है। भक्ति और शक्ति का एक अनूठा संगम है राजपूत। इस काल में आपको भक्ति की धारा भी बहती दिखेगी और शक्ति की धारा भी बहती हुई दिखेगी। क्या है राजपूत? इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के शब्द राजपुत्र से। कई जातियाँ और उपजातियाँ हैं। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपुताना कहा गया, ये हम सबको पता है। और ये भी कहा गया है कि हर्षवर्धन के जाने के उपरांत का जो कालखंड है, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो कालखंड है, उसको राजपूत युग के नाम से जाना जा रहा है। कई प्रतापी राजवंशों में हम शामिल करते हैं चालुक्य वंश को, चौहान वंश को, चंदेल, परमार, गुर्जर प्रतिहार, इन सारे राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी ये गिनती अनगिनत है, क्योंकि शक्ति तो अपरंपार होती है। शक्ति तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको आप गिन ही नहीं सकते। उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप बाउंड नहीं कर सकते, ये तो फैली हुई होती है। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे। अलग अलग स्टेट के बारे में भी आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे राजपूत हैं हिंदुस्तान में। अभी मैंने कहा कि हम जो सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं ये मेवाड़ वंश से रिलेटेड है। एक छोटी सी बात और हम डिस्कस कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ, इनका ये मानना है कि ये जो है राजपूत, ये इंडिया के नहीं है। ये कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हुए हैं और स्थियन जाति के माने जा रहे हैं। ये मान रहे हैं कि राजपूत जो है कुछ कुछ स्थियन जाति जैसे हैं। ये मध्य एशिया की ये जाति है। स्थियन जाति और राजपूत जाति जो है, इनके रहन सहन और खान पान के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड ये मानता है कि राजपूत जो है इंडिया के नहीं थे, यानी कि भारत के नहीं थे, ये बाहर से आए। लेकिन इनका खंडन करते हैं चंद्रबरदाई जैसे इतिहासकार। चंद्रबरदाई जैसे इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? यज्ञ कुंड से हुई है, ऋषियों ने ये उत्पत्ति की है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग गुहिल वंश के बारे में, और गुहिल वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल, हमारा आज का टॉपिक है बप्पा रावल का। ये इस वंश के संस्थापक माने गए हैं। सन 712 में मोहम्मद कासिम से सिंधों को जीता गया और उसके बाद उन्होंने जो है अरबों ने चारों तरफ धावे करने शुरू कर दिए। उन्होंने कई जगहों पर जो है अपना राज स्थापित किया, जिसमें हम देख रहे हैं मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि एरिया आ रहे हैं। और इस वक्त इनका दमन करने के लिए, इन अरेबियंस का दमन करने के लिए जिन राजवंशों ने सबसे ज़्यादा कदम उठाए या बड़े स्ट्रॉन्ग कदम उठाए, उनमें हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार के सम्राट नागवट प्रथम को और बप्पा रावल को। इनका नाम इनमें सबसे पहले आता है, जिन्होंने अरबों का दमन किया और एक बार फिर से राजपूतों की जो शक्ति है उसको कायम किया और अपना जो शासन है स्थापित किया। चित्तौड़ में उस वक्त मान मौरी
जो मौर्य थे उनका शासन था। इसी को हराकर बप्पा रावल ने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक, बप्पा रावल के बारे में कुछ अमुख बातें जानिए। देखिए, ये जो चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों से रिलेटेड है, तो मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा होगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ाया जाए। और मेवाड़ वंश जो है ये आरपीएससी वालों का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो वो पूछ ही लेते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। और ये जो डायनेस्टी है मेवाड़ वंश जो है, सिर्फ राजस्थान या भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस डायनेस्टी है, क्योंकि करीब 1050 सालों तक एक ही जगह पर राज करने वाला इकलौता वंश है ये। बाकी पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई डायनेस्टी आप नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने इतने साल तक कंटिन्यू एक ही जगह पर राज किया हो, लेकिन इस डायनेस्टी का है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक डायनेस्टी है और काफ़ी अच्छा इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है जिसे आप कह सकते हैं। इसलिए आरपीएससी जो है उसका ये फेवरेट टॉपिक है, यानी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो वो बना ही देते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में क्या स्पेशल है। इनको काल भोजादित्य के नाम से भी जाना जा रहा है। मान मौर्य को पराजित किया, ये हम देख चुके हैं। 734 में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। हारित ऋषि, इनका नाम कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हारित ऋषि का नाम कई बार पूछा गया है। हारित ऋषि, ये हरित नहीं है, हारित ऋषि है। ठीक है, इनके द्वारा, ये इनके गुरु समझ लीजिए आप, इन्हीं के छत्र छाया में या इन्हीं की कृपा से या इन्हीं के मार्गदर्शन से इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, या मैं कह दूं कि मान मौर्य को हराया था इन्होंने। ये माना जाता है कि इन्होंने महादेव जी के दर्शन कराए थे। उसके बाद से बप्पा रावल ने ये कहना शुरू कर दिया, ये एकमात्र वंश है जो ऐसी बात कहता है, ये कहता है कि हम राजा नहीं हैं, हम तो क्या हैं, राजा के दीवान हैं, दीवान है राजा के, हम राजा नहीं है। राजा कौन है, राजा है एकलिंग जी, वो अपने आप को इनका दीवान मानते हैं, यानी कि शासक किनको मानते हैं, ये एकलिंग जी को मानते हैं। एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया इन्होंने। उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया 734 में। उसके अलावा आदिवरा मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि इनकी राजधानी का नाम क्या था, नागदा, यानी कि उस वक्त चित्तौड़ की राजधानी क्या थी, नागदा। आगे बढ़ते हैं। कवि श्यामल दास जी, जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा है वीर विनोद नाम की पुस्तक। इसके अलावा इनके इतिहास के बारे में आपको एक साथ जो जानकारी है वो सारा संबंध लेख पर भी मिलेगी। राज प्रशस्ति, जो विश्व की सबसे बड़ा शिलालेख है, संस्कृत में लिखा हुआ है ये शिलालेख, ये बहुत ही बड़ा लेख है और बप्पा रावल से लेके महाराणा राज सिंह तक का पूरा इतिहास इस शिलालेख में लिखा हुआ है। श्यामल दास जी के शिष्य गौरी चंद्र ओझा जी ने क्या कहा है कि अजमेर के जो सोने के सिक्के हैं उनको उन्होंने बप्पा रावल का माना है, और ये सिक्कों का जो तोल है वो कितना है, 115 ग्रेन, यानी कि 65 रति इसका वजन है। इसमें स्पेशल क्या है वो देखिए, इसके ऊपर के हिस्से में जो माला है उसके नीचे बोप लेख है, और क्या है, बाईं और त्रिशूल है। उसके दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना हुआ है। ये पॉइंट है जो पूछे जाते हैं कि सिक्कों के बारे में क्या क्या बातें हैं जो सही है, और ये बातें आपको याद रखनी होती है कि बाईं और त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर क्या रखा हुआ है, क्या बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है। इसकी दाहिनी और नंदी शिवलिंग की ओर मुख करके बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते एक पुरुष की आकृति है और पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है, एक गाय खड़ी है, और उसी के पास दूध पीता हुआ एक बछड़ा है। यानी कि ये सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। इसमें एक वो गलत ऑप्शन डाल देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सी आकृति बप्पा रावल के सिक्कों पर चिन्हित नहीं थी, और आपको बताना होगा।
बप्पा रावल ने वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। बप्पा रावल ने अरबों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार कराकर उनकी पुत्रियों से विवाह कर मेवाड़ लौटते बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां अपने भतीजे को गवर्नर बनाकर बिठा दिया था। तत्कालीन ब्राह्मणवेद और वर्तमान कराची बप्पा का ही एक सैन्य ठिकाना है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल से ही माना गया है। सन 753 में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। 39 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था और इनका जो समाधि स्थल है वो एकलिंगपुरी के पास में ही है, उत्तर में 1 मील की दूरी पर। कुल इन्होंने 19 वर्ष तक शासन किया है। देहांत इनका कहाँ हुआ? अपनी राजधानी यानी कि नागदा में। किन शिलालेखों से हमें बप्पा रावल की जानकारी मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। क्या बताया गया है वो भी आपको जानना है। विप्र वंशीय बताया गया है। आबू के शिलालेख, वहाँ पे भी आपको बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ, यहाँ पे आपको बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। और रणकपुर प्रशस्ति, कालभोज बप्पा रावल का ही एक नाम था, लेकिन ये रणकपुर प्रशस्ति एकमात्र ऐसी प्रशस्ति है जो कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताती है। ये एक विशेष बात है जो बप्पा रावल के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि रणकपुर प्रशस्ति में क्या कहा गया है कि कालभोज और बप्पा रावल जो है वो अलग अलग है। कर्नल जेम्स टोड को 8वीं सदी में एक शिलालेख मिला था जिसमें मान मौरी, जिसे बप्पा रावल ने पराजित किया था, उसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इस शिलालेख को कहाँ फेंक दिया जी? समुद्र में फेंक दिया। ये आपके बप्पा रावल के बारे में इनिशियल जानकारी थी जो मेवाड़ वंश की शुरुआत हो रही है। काफ़ी वीडियोस बनेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी, मैं कह दूं 18th सेंचुरी तक के हम राजाओं को मेवाड़ वंश के पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से अमुख तौर पर हमें जिसे पढ़ना है वो है बप्पा रावल। आज हमने टॉपिक कर लिया। इसके अलावा महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इन सबको हम अमुख तौर से पढ़ेंगे। प्रताप, इन सब के बारे में हमें स्पेशली पढ़ना है और इनके अलग से ही वीडियो बनेंगे। हो सकता है इनको 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि ये मैंने कह दिया कि ये वंश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आरपीएससी के लिहाज से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महाराणा सांगा, जिसमें से महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर भी हमें टॉपिक तो सारे क्लियर करने ही पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।